नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले ये चर्चा कर लेती हूँ कि मैं यहाँ पे किस पर्पज से आपके सामने यहाँ आई हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ तो आपको ये पीछे दिख रही होगी राजस्थान लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा। तो मेरा कहना है जो भी विद्यार्थी लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं यहाँ पे जिस तरीके से क्लासेस लूंगी उसे आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। यहाँ मैराथन स्टार्ट करेंगे हम। मैराथन में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ राजस्थान में हुए हैं लाइब्रेरियन से रिलेटेड, उनके हम विद एक्सप्लेनेशन यहाँ हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, मैराथन में तो तुम्हारी यही क्लासेस चलेंगी। उसके अलावा जो राजस्थान में जितने एग्जाम पेपर्स हुए हैं ना, उनकी जैसे हम क्लासेस यहाँ चलाते रहेंगे, उसमें ही हमें ये देखना है कि जो जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी हमें बहुत अच्छे से उनको एक बार और पढ़ना है कि उसमें कोई भी और क्वेश्चन भी पुट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया, उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे टॉपिक को हम ब्रीफली एक बार देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं एक बार आपके लिए इसी को बता देती हूँ कि राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए हमने हमारे नीलकंठ पब्लिकेशन ने एक बुक का प्रकाशन किया है। तो उसमें क्या कंटेंट है, किस तरीके से है, वो एक बार देखो। ये बुक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आरपीएससी, आरएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट, डीएसएसबी, डीआरडीओ, ईएमआरएस, यानी जितने भी एग्जाम पेपर्स होते हैं लाइब्रेरियन से रिलेटेड, उन सभी का संकलन इस बुक में किया गया है। और 45 प्लस क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, यहाँ इन क्वेश्चन इसमें जो स्टार्टिंग पेपर्स हैं, 6 पेपर जो राजस्थान में अब तक हुए हैं, उनका विद एक्सप्लेनेशन इस किताब में संकलन किया है। उसके अलावा यूनिट वाइज, मतलब 6 यूनिट होती है लाइब्रेरियन में, 6 यूनिट में हर क्वेश्चन के नीचे व्याख्या दी हुई है, तो उसका भी यहाँ पूरा समावेश है इस बुक में। उसके अलावा जितने सेंटर में एग्जाम पेपर्स हुए हैं उन सभी का इसमें क्वेश्चन पेपर्स बैक साइड में दिए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी ये बुक है। मेरा मानना है जितने भी राजस्थान में अभी राजस्थान सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में मात्र 1 महीना बचा है। आप लोग अपनी इन 1 महीने में किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखो, ऑलमोस्ट सबका सिलेबस हो चुका होगा। अभी आपको 1 महीने में, लास्ट 1 महीना जब बचता है, तो उसमें इस रणनीति से आप तैयारी करें कि क्वेश्चन उठाएं, क्वेश्चन के नीचे जो व्याख्या दी हुई है बस एक बार अपनी नजर से उसे निकालें, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अब सिर्फ हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। ठीक है, अभी मानिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। आप कंटेंट एक बार इस तरीके का देखिए जिसमें हमें टाइम कम लगे और हमें अचीव ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखो इसमें किस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये राजस्थान में पेपर हुए हैं। इनमें विद एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से दिया हुआ है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। इस बुक को एक बार परचेज करिए तो आप इसमें ये समझ पाएंगे कि इस बुक में कितनी मेहनत हुई है और किस तरीके से इसमें संकलन किया हुआ है सभी का। यहाँ यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन है, यानी 6 यूनिट दी हुई है। 6 यूनिट ये है, आप इनको देखो और इन 6 यूनिट में हर एक क्वेश्चन के नीचे व्याख्या दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम इस बुक के बारे में इतनी बातें करेंगे। इसके अलावा यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यानी सेंटर में जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी को यहाँ क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, उनके साथ में आंसर दिए हुए हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन आंसर के साथ में क्वेश्चन यहाँ पूरे एग्जाम पेपर्स के दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम चलो स्टार्ट करें आज की हमारी इस क्लास को, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। जितने राजस्थान में पेपर हुए हैं उनको सबसे पहले हम उठाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट पेपर जो आरएसएमएसएसबी लाइब्रेरियन 2022 में जो पेपर हुआ था उसी को आज हम यहाँ पे करवाएंगे। किस तरीके से कराएंगे वो एक बार आप लोग देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है,
तो आज के इस सेशन को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए कि निम्नलिखित का मिलान करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ठीक है, यहाँ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, जिसमें पहले आप पढ़े सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। ये क्या है, इसे आप लोग पहले अपने दिमाग में रियलाइज करें कि इसमें क्या पूछा गया है। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस को हम लोग इनसे जोड़ें, तो इनसे किस प्रकार जोड़ें आपने पढ़े होंगे। सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, सब्जेक्ट डिवाइस, सिस्टम और स्पेशल डिवाइस और निमोनिक डिवाइस, राइट। ये आपने चारों पढ़े होंगे। इनको हमें इसके साथ में जोड़ना है, तो जोड़ते हुए हमें ये देखना है कि कौन सा किस तरीके से इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए मुझे कि कौन सा ए को किससे जोड़ें, बी को किससे जोड़ें और सी को किससे और देन डी को किससे जोड़ें। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करें तो देखो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, आप मुझे एक बार बताओ सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। तो सुपर इम्पोजिशन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो अध्यारोपित करना होता है, यानी हम किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ में जोड़ना। ठीक है, तो हम यहाँ हमें कौन सी चीज दिख रही है इन चारों में से बताइए कि किसी एक चीज के साथ दूसरी को जोड़ना या उसे एक दूसरे के साथ कंबाइन कर देना ही हम सुपर इम्पोजिशन कहलाता है, यानी अध्यारोपण करना। तो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का मतलब होता है अध्यारोपण विधि। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे ब्रिटिश इंडिया से। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया से, यानी पहले का है चौथा। अब अपन इसमें देखेंगे कि हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कौन से में पहले में चौथा है। तो देखिए ए वाले में ए के साथ फोर्थ है। ठीक है, यहाँ इसमें भी 4 है और बी वाले में ए के साथ 4 है, बाकी ये दोनों तो है ही नहीं। ठीक है, ये दोनों तो हमें फर्स्ट ऑप्शन से ही पता चल गया, यानी ए के साथ में हमने जोड़ दिया फोर्थ को। ठीक है, तो वो ए के साथ जुड़ा हुआ 4 हमें एक तो ए वाले ऑप्शन में दिख रहा है, एक बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, राइट। अब हम देखते हैं बी के साथ, यानी सब्जेक्ट डिवाइस। सब्जेक्ट डिवाइस का मतलब क्या होता है, तो सब्जेक्ट डिवाइस यानी विषय से संबंधित कुछ बात होगी इसमें। ठीक है, विषय से रिलेटेड बात होगी, तो विषय का मतलब क्या होता है अपन यहाँ देखें तो सब्जेक्ट डिवाइस 2 उद्देश्यों को पूरा करती है। समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी सब्जेक्ट किसी विशिष्ट विषय पर कोई सामग्री अगर उपलब्ध है, उसे हम किसी विषय से संबंधित विषयों पर अगर सामग्री उपलब्ध है तो उसे हम कैसे जोड़ें, यानी किसी सब्जेक्ट से उसे जोड़ सकते हैं। सब्जेक्ट डिवाइस है तो सब्जेक्ट का यहाँ इनमें देखो बच्चों में नेत्र रोग का उपचार ये नहीं होगा, क्यों, यहाँ स्पेशल किसी विशिष्ट चीज की बात करी हुई है। ठीक है, एकता ईश्वर विश्व के लिए एक का प्रयोग, यानी ये किसी निमोनिक के बारे में बात करी है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। यहाँ कृषि देश या एग्रीकल्चर एक विषय के रूप में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो कृषि देश को हम सब्जेक्ट डिवाइस से जोड़ सकते हैं, यानी बी वाले को हम थर्ड से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों में देखिए बी में थर्ड कौन सा है, इसमें भी बी में थर्ड है और इसमें भी बी में थर्ड है, राइट। अब मुझे बताइए कि दोनों में ही बी में थर्ड है, तो हम इसे किस प्रकार जोड़ सकते हैं, यानी अभी भी हमारे पास संशय है कि इसमें ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब अपन कौन से पे आएंगे, सिस्टम और स्पेशल पे, यानी सी वाले पे आएंगे, सिस्टम और स्पेशल। ठीक है, मैंने कहा था बच्चों में नेत्र रोग का उपचार, यानी चाइल्ड में अगर आईज से रिलेटेड बात करी है, यानी कोई स्पेशल चीज की बात करी है यहाँ पे। ठीक है, विशिष्ट क्षेत्र की बात करें तो विशिष्ट क्षेत्र में हम यहाँ सिस्टम और स्पेशल में जोड़ सकते हैं बच्चों में नेत्र रोग का उपचार। ठीक है, तो यहाँ बच्चों में नेत्र रोग के उपचार को इसमें जोड़ेंगे तो सी में फर्स्ट, तो यहाँ पे आया ऑप्शन सी में फर्स्ट। ठीक है, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है। उसके बाद डी जो है, डी का तो लास्ट बचा सेकंड वाला,
तो ये ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये डी वाले में निमोनिक डिवाइस है। निमोनिक डिवाइस को जोड़ा है एकता ईश्वर विश्व के लिए एक का प्रयोग। वो किस लिए जोड़ा है? एक बार निमोनिक डिवाइस की अगर अपन चर्चा करें तो उसे कहते हैं पुस्तकालय विज्ञान में स्मृति को जोड़ने की शक्ति। यानी निमोनिक जो है वो एक स्मृति सहायक जो चिन्ह होते हैं उनसे रिलेटेड चर्चा करी है। तो यहाँ चिन्ह में एकता ईश्वर विश्व, यानी मतलब निमोनिक के साथ में किन्हीं चीजों को अपन जोड़ दें, वो होता है निमोनिक डिवाइस। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद अपन चर्चा करें, फर्स्ट क्वेश्चन हो ही गया जिसमें अपन को ए वाला ऑप्शन राइट टिक हुआ है। देखिए यहाँ इन जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊं, हम लोग यहाँ जितने क्वेश्चन करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के होंगे। आप लोगों को बहुत गहराई से उनको देखना है, हर एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस अपन करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स पे करेंगे, इसका मतलब वो पूरी ही इंपॉर्टेंट होंगी। राइट अपन, ठीक है, अब स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी कर दी है, व्याख्या में अपन एक बार इसे पूरा देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ हो सकता है, देखिए हम इतना नहीं कहेंगे कि अभी यहाँ पे ये डिवाइसेस दी हैं तो इनके साथ में ये जोड़ दिया, ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई एज इट इज क्वेश्चन अपन को मिल जाए, हो सकता है आ भी जाए, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा देखो, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस से क्या तात्पर्य है, उसके साथ 4 ऑप्शन जोड़ दें। ठीक है, यानी सब्जेक्ट डिवाइस से क्या तात्पर्य है। इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन दिखाने के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आपको हमारी उस बुक में मिलेगा जिसका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के लिए एनके पब्लिकेशन ने पब्लिश की है। ठीक है, उसमें आपको इसी तरीके का पैटर्न मिलेगा, यानी क्वेश्चन है उसके साथ में पूरी व्याख्या है। आप लोग इसमें देखें तो सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अध्यारोपित करना। मैंने अभी आपको बताया था कि सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो अध्यारोपित करना होता है, यानी अध्यारोपण विधि में अपन सुपर इम्पोजिशन का अर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें होता है यानी किसी छवि या चित्र के ऊपर किसी दूसरी वस्तु को लगा देना। ठीक है, मैंने कहा था किसी एक वस्तु के साथ में दूसरे का अध्यारोपण होना, यानी दूसरे को जोड़ देना ही सुपर इम्पोजिशन डिवाइस होती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कभी भी जब एग्जाम्पल्स आए क्वेश्चन में तो एग्जाम्पल्स को हमें इसी तरीके से देखना है कि एक के साथ में दूसरा जुड़ा हुआ है और वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है, यानी वो टूट सकता है या फिर नहीं टूट सकता। इस तरीके से अपन अध्यारोपण का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले दूसरे में, तो दूसरा है सब्जेक्ट डिवाइस। सब्जेक्ट डिवाइस में अपन कैसे चर्चा करें, तो सब्जेक्ट डिवाइस सामान्यतः दो उद्देश्यों को पूरा करती है। ठीक है, 2 उद्देश्यों में पहला क्या है कि किसी पुस्तकालय या सूचना केंद्रों के पास किसी विशिष्ट विषय पर क्या सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, यानी अपन कहें तो जैसे मान लो किसी एक लाइब्रेरी में एक विषय के ऊपर कौन सी सामग्री उपलब्ध है उससे अपन चर्चा कर सकते हैं, या फिर किसी विषय से संबंधित विषयों पर क्या हमें मैटर वहां उपलब्ध हो सकता है, उन पर अपन चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जब हमने क्वेश्चन में बात करी थी तो सब्जेक्ट डिवाइस को अपन ने जोड़ा था कृषि देश से। ठीक है, कृषि देश से कैसे कि मतलब कृषि में हम एग्रीकल्चर विषय को एक अलग विषय के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, वहां पे मान लो एग्रीकल्चर विषय से रिलेटेड उस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें किस तरीके से उपलब्ध करवाई गई हैं, उन सभी को अपन सब्जेक्ट डिवाइस से जोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है स्पेशल सिस्टम और स्पेशल डिवाइस। ठीक है, ये अपन तीसरे की बात करें तो सिस्टम और स्पेशल डिवाइस, इसमें अपन ने क्या कहा था कि किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित जानकारी अगर उपलब्ध है तो उसे अपन स्पेशल डिवाइस से जोड़ सकते हैं। यानी वहां अपन ने कहा था बच्चों में नेत्र रोग का उपचार, ये क्या है, विशिष्ट क्षेत्र हो गया। ठीक है, एक अलग से अपन कह रहे हैं कि एक स्पेशल क्षेत्र से संबंधित बात करी गई है, उसे अपन सिस्टम और स्पेशल डिवाइस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ जो है अपने पास निमोनिक डिवाइस, यानी निमोनिक डिवाइस क्या है अपनी कि पुस्तकालय विज्ञान में निमोनिक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो स्मृति को जोड़ने की शक्ति से होता है, यानी स्मृति सहायक, यानी स्मृति चिन्हों से
जब अपन किसी को जोड़ दें वो होता है निमोनिक डिवाइस। ठीक है, तो अपन ने वहां जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में अपन ने क्या कहा था कि निमोनिक को किससे जोड़ा था, एकता, ईश्वर, विश्व के लिए एक का प्रयोग, यानी यहाँ एकता को, ईश्वर को और विश्व को, इन तीनों को एक ही स्मृति चिन्ह से जोड़ रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं निमोनिक डिवाइस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर इन डिवाइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मेरी समझ से आपका गलत नहीं होगा, राइट। आप बार बार इसे पढ़ लें, देख लें कि किस तरीके से इन डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हम जितने क्वेश्चन कराएंगे, भले ही हमारे 10 या 20 या 15 क्वेश्चन हो पाए, लेकिन जितने कराएंगे उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कराएंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारी इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIP परियोजना की शुरुआत किसने की, यानी किस संगठन ने या किस संस्था ने की। ठीक है, तो CIP परियोजना की शुरुआत किसने की, इसमें अपन क्या कह सकते हैं। आप लोग मेरे ख्याल से CIP को समझते होंगे कि CIP है क्या है CIP। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, CIP की फुल फॉर्म जो होती है वो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। ठीक है, यानी CIP, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। ठीक है, देखिए CIP परियोजना की शुरुआत किसने करी थी वो अपन को पता है, तो अपन देखें इसमें। आप मुझे बताइए, यहाँ 4 दिए हुए हैं, RRLF, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, निष्क्रिय और भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय। यहाँ इस क्वेश्चन में एक इंडिया शब्द को जोड़ा है, यानी कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन CIP इंडिया परियोजना की शुरुआत इन चारों संस्था में से किसने करी थी, यानी इंडिया में इसकी शुरुआत किसने करी थी। समझ गए आप मेरी बात को। यहाँ क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, CIP की सबसे पहले शुरुआत किसने करी, कैसे हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है वो है CIP इंडिया परियोजना की शुरुआत किसने की, यानी इंडिया में इसकी शुरुआत किसने की, वो हमें यहाँ बताना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी शुरुआत किसने करी। ये तो अपन को देखते ही रहना है, कैटलॉगिंग पब्लिकेशन है, ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ RRLF एक संस्था है, उसने इसकी शुरुआत करी थी CIP परियोजना की सबसे पहले इंडिया में। ठीक है, RRLF ने। यहाँ RRLF का अर्थ मेरे ख्याल से लाइब्रेरियन, जितने भी बच्चे लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं वो इसकी फुल फॉर्म अच्छे से जानते होंगे RRLF की क्या है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एक संगठन है, एक संस्था है जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के नाम से है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना, RRLF की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, ये भी आप सबको पता होगा, जितने स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता होगा कि इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी, इसकी स्थापना RRLF की, जिसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। ठीक है, इसका मुख्यालय कलकत्ता में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन दिया है वो है CIP इंडिया परियोजना की शुरुआत किसने की। अब जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो, इस क्वेश्चन को घुमा भी दिया जा सकता है कि RRLF द्वारा किस संगठन की या किस परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ परियोजनाएं दे दी जाएंगी 4, तो आपको बताना होगा कि इनमें से किसकी शुरुआत राजस्थान इंडिया में किसने की थी। ठीक है, तो RRLF ने CIP इंडिया की शुरुआत करी थी। तो आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है, CIP कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन होता है, इसको RRLF ने शुरुआत की थी, जिसकी RRLF की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ इसकी मैं थोड़ा सा
इसके बारे में और बताऊं तो RRLF को किसके यहाँ इंडिया में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, RRLF को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था और वित्त पोषित उसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन्टोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी क्या है? ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑन्टोलॉजी से आप क्या समझते हैं? ऑन्टोलॉजी से आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है एक प्रलेखीकरण सेवा, दूसरा है एक अनुक्रमण विधि, तीसरा है इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण और चौथा है इंटरनेट आधारित प्रलेखों का सूचीकरण। ठीक है, आप मुझे बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? तो मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा है 2022 में। अधीनस्थ बोर्ड ने जो एग्जाम पेपर लिया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑन्टोलॉजी है इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण, यानी सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, ऑन्टोलॉजी क्या है? इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। इसे हम थोड़ा एक्सप्लेन करें तो ऑन्टोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु मीमांसा। इससे आशय क्या है कि विषय शब्दों के बीच स्पष्ट औपचारिक निर्देशों और संबंधों को दर्शाने से है। ठीक है, यहां मैं कहूं तो ऑन्टोलॉजी का जो प्रयोग किया जाता है, ऑन्टोलॉजी का प्रयोग मुख्य रूप से वेब सिमेंटिक, बायो इन्फॉर्मेटिक, नेटवर्किंग विज्ञान और व्यापारिक एप्लीकेशन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। यानी अपन एक तरीके से इसकी चर्चा करें तो इसे हम सिर्फ इतना कहेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है इंटरनेट पर जो डेटा उपलब्ध है, इंटरनेट पर मान लो कोई डेटा उपलब्ध है किसी एक विषय से रिलेटेड, उसे हम किस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी जितना भी इंटरनेट पर डेटा उपलब्ध है उसको अपन एक अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड उसका वर्गीकरण कर देना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण, यानी इंटरनेट पर कितने कुछ चीजें अवेलेबल है उनको अपन एक सीक्वेंस में उनका वर्गीकरण कर देना। कि मान लो जैसे बायोलॉजी विषय से रिलेटेड यहाँ पे कुछ मैटर दिया हुआ है तो बायोलॉजी का अलग से उसका वर्गीकरण करके इकट्ठा कर देना, केमिस्ट्री का अलग से उसका वर्गीकरण करके इकट्ठा कर देना और बाकी फिजिक्स का अलग से कर देना। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट का मैटर अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करके उनको इकट्ठा करना होता है। तो ऑन्टोलॉजी को सिर्फ इसी तरीके से यूज किया जाता है कि इंटरनेट पर जितनी सामग्री उपलब्ध है उनको प्रलेखों के हिसाब से उसका वर्गीकरण करके उनको एक साथ संकलित करना। ठीक है, ये होता है ऑन्टोलॉजी। राइट, आप ध्यान रखिएगा कि ऑन्टोलॉजी को वर्गीकरण से जोड़ा गया है। यहाँ दोनों ही दिए गए हैं, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का सूचीकरण या इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। आपको जो ध्यान रखना है वो वर्गीकरण से ध्यान रखना है। ठीक है, यानी पहले तो अपन क्लासिफाई करेंगे कि ये है किस विषय से रिलेटेड, तब हम उसे उस विषय के साथ जोड़ेंगे। समझ गए? तो इंटरनेट पर जितनी सामग्री उपलब्ध है उनको पहले क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकरण करेंगे उनका, तब उनको एक एक साथ जोड़ते चले जाएंगे। इसीलिए ऑन्टोलॉजी का प्रयोग यहाँ वर्गीकरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉलन वर्गीकरण में रोग निदान, रोग परिवहन, संकर आदि के लिए अंक 4 के उपयोग में कौन सा स्मृति सहायक प्रदर्शित होता है? ठीक है, स्मृति सहायक मैंने आपको बताया था कि निमोनिक है ना, निमोनिक से रिलेटेड स्मृति सहायक प्रदर्शित होता है। यहाँ आप मुझे बताइए कि कॉलन वर्गीकरण में यानी सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन में रोग निदान, देखिए कॉलन क्लासिफिकेशन में अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यहाँ कॉलन क्लासिफिकेशन में ये जो जोड़ा है आप देखिए, रोग निदान, रोग परिवहन और संकर, यानी रोग, यहाँ भी रोग है, यहाँ भी रोग है
और संकर भी एक डिजीज के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी वो भी एक रोग है। तो इन तीनों को एक साथ जोड़ने के लिए 4 का उपयोग किया था, है ना, यानी एक अंक 4 का, इन तीनों को जोड़ने में 4 का उपयोग किया जा रहा है। यानी रोग निदान में भी 4, जब भी हम कोई क्लास नंबर बनाते हैं तो वहां 4 का उपयोग कर रहे हैं रोग निदान, यानी रोग के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में रोग परिवहन, यानी यहाँ भी रोग है, इसके लिए भी हम 4 का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में संकर, यानी ये भी डिजीज से रिलेटेड बात करी गई है, रोग से रिलेटेड बात करी है, तो इसके लिए भी अपन 4 का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी इन तीनों चीजों को जोड़ने के लिए अपन एक ही अंक का प्रयोग कर रहे हैं बार बार, तो वो कौन से स्मृति सहायक में प्रदर्शित होता है? तो यहाँ स्मृति सहायक मौलिक, व्यवस्थित, अनुसूचित और वर्णानुक्रमित, ये 4 दिए हैं। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा है, पढ़े होंगे स्मृति सहायक, ठीक है। तो अपन बताते हैं कि इनमें कौन सा है। राइट आंसर जो होगा मौलिक स्मृति सहायक, ठीक है। अपन चर्चा भी करेंगे कि मौलिक स्मृति सहायक होता क्या है। मौलिक को जनरली सेमिनल निमोनिक भी कहा जाता है, यानी किसी निर्दिष्ट अंक का सेमिनल रूप से संपूर्ण अनुसूची के समान होना। समझ गए मेरी बात को? यानी किसी, मैं कहूं तो सेमिनल या मौलिक जो होता है वो मतलब अलग अलग अपन बात कर सकते हैं, जैसे रोग निदान है, रोग परिवहन है, संकर है, यानी डिजीज से रिलेटेड कोई और भी शब्द हैं, तो उनके लिए एक ही चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी अपन किन्हीं बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं या फिर उनके वर्गीकरण करते हैं, तो उनमें जब एक ही अंक का बार बार प्रयोग किया जाना मौलिक स्मृति सहायक चिन्ह के रूप में आता है, ठीक है। तो मौलिक स्मृति सहायक में हम एक ही बात कर रहे हैं कि एक अंक का बार बार प्रयोग किया जाना ही मौलिक स्मृति सहायक होता है। तो यहाँ जो रंगनाथन का वृद्धांत वर्गीकरण हुआ था उसमें इस मौलिक निमोनिक के रूप में इसको विभाजित किया था, ठीक है। अपन को यहां तक समझ आ गया। यहाँ व्यवस्थित, अनुसूचित और वर्णानुक्रमिक ये अलग है, यानी वर्णानुक्रमिक जो स्मृति सहायक होगा उसमें वर्णानुक्रमिक रिलेटेड, यानी उसमें जो है वो क्रम क्या होगा, वर्णानुक्रमिक क्रम होगा। अनुसूचित में अनुसूचित से रिलेटेड होगा, व्यवस्थित में व्यवस्थित, यानी हम उसको पहले सीक्वेंस से अरेंज करेंगे, ठीक है। तब ये सारे अलग अलग है स्मृति सहायक, सभी ने पढ़े होंगे। यहाँ जो रंगनाथन ने इन सभी के लिए एक ही अंक का प्रयोग किया है वो मौलिक स्मृति सहायक में किया है, ठीक है। तो यहाँ अपन इन तीनों चीजों को एक 4 अंक का प्रयोग किया है, तो वो मौलिक से रिलेटेड होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहां तक समझ आ गया सभी को? चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए फिर से एक बार मैं इस बुक के बारे में बताऊं तो इसमें आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूं उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन दिया होगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ ही क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको ब्रीफली लेके आई हूँ, मतलब अच्छे से जो आप इधर देख सकते हैं बोर्ड पे, लेकिन वहां आपको इस बुक में सभी क्वेश्चन का नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होगा जिसमें आप समझ सकेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो अपन उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझें, फिर उसका व्याख्या पढ़ें। व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको एकदम से माइंड में क्लिक होगा कि हाँ ये चीज हमने उस टाइम उस थ्योरी में पढ़ी थी, तो वो हमें सिर्फ इतना सा पॉइंट आउट बताएगी जो हमें लास्ट 1 महीने में मतलब एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपेयर करा पाएगी, ठीक है। तो मेरा मानना है देर ना करें, जल्दी से अपने नजदीकी बुक सेलर से इस बुक को परचेज करें, या फिर ऑनलाइन आपको उपलब्ध है, ऑनलाइन मिल जाएगी, तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस पेपर्स हम करा रहे हैं उसी का क्वेश्चन आया हुआ है। ये यहाँ एक दावा है, दावा पूछा गया, यानी मतलब ए जो दिया है उसमें कहा है कि वेब के संगठन में पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका है। क्वेश्चन क्या है, वेब के संगठन में
पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका है। ये आपको एक पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इसका कारण दिया है, यानी रीजन दिया है। पहले जो था वो एसर्शन था। एसर्शन में आपको बताया है कि वेब के संगठन में पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका है, ठीक है। एसर्शन पूछा है यानी दावा दिया है। इसके बाद कारण में रोबोट आधारित खोज इंजनों द्वारा निर्गत हॉटलिस्ट विषय वर्णनकर्ताओं की प्रासंगिकता की तकनीक का उपयोग करते हैं। अब मुझे आप बताइए कि दावा और कारण इन दोनों में कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, या फिर दोनों ही सत्य है या फिर दोनों ही असत्य है। आप मुझे इन 4 ऑप्शन में से देखकर ये बताइए कि इनमें कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे, ठीक है। यहां जो पूछा है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो आप लोग देखते चलें। इसकी वैसे मैं इसे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसकी मैं व्याख्या भी लेके आई हूँ, तो व्याख्या में आप लोग बताऊं तो आप पढ़ते चले। देखिए, एक बार अपन जो ऑप्शन है वो बाद में टिक करेंगे, एक बार अपन इसे समझ लेते हैं कि इसमें पूछा क्या है, ठीक है। दावा दिया था कि वेब के संगठन में पदानुक्रम आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका है, ठीक है। यानी वेब के संगठन में पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण क्या है, उसकी मतलब एक भूमिका, एक अच्छी भूमिका होती है वेब के संगठन में, ठीक है। सीक्वेंस से रिलेटेड जो है क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद अपन देखें तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, जिसे सामान्यतः वेब के नाम से जाना जाता है, यहाँ वेब की चर्चा करी है, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अपन देखते हैं यहाँ कि वेब के नाम से जाना जाता है किसको, वर्ल्ड वाइड वेब को, ठीक है, WWW। यह सूचनाओं का व्यवस्थित संगठन होता है, यानी जितनी इंफॉर्मेशन है उनका एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट कर देना ही ये वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है, ठीक है। यानी सूचनाओं का एक व्यवस्थित संगठन जो उपयोगकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध कराता है, ठीक है। यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के विशिष्ट नियमों के अनुसार दस्तावेजों और अन्य संसाधनों की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। क्या वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड चर्चा हो रही है, ठीक है। अच्छे से इसे दिमाग लगाते जाइए। वेब का आविष्कार वर्ष 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। पता है आप सभी को कि वेब का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वेब एक पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की प्रमुख भूमिका निभाता है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये जो लाइन दी है, वेब एक पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की प्रमुख भूमिका निभाता है, और हमें जो दावा क्या दिया है कि वेब के संगठन में पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी इसकी परिभाषा में हमें ये चीज स्पष्ट रूप से मिली है कि ये पदानुक्रमिक आधारित वर्गीकरण योजनाओं की एक प्रमुख भूमिका निभाता है WWW, ठीक है। इसे वेब के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका मतलब जो दावा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर इस अपन चर्चा करें तो एक बार कारण को देख लेते हैं कि रोबोट आधारित खोज इंजनों द्वारा निर्गत हॉटलिस्ट विषय वर्णनकर्ताओं की प्रासंगिकता की तकनीक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हॉटलिस्ट एक शब्द दिया है, तो हॉटलिस्ट की ही अपन चर्चा कर ले कि हॉटलिस्ट है क्या चीज, समझ गए। तो देखिए, किसी भी खोज इंजन में पाए जाने वाली लोकप्रिय वेबसाइटों की सूची होती है। हॉटलिस्ट क्या होती है कि किसी भी खोज इंजन में पाई जाने वाली लोकप्रिय वेबसाइटों की, यानी जो प्रसिद्ध वेबसाइट होती हैं उनकी एक सूची होती है, जिन्हें प्राय उपयोग में लिया जाता है, और इसे बुकमार्क सूची भी कहा जाता है। अपन इसे कह सकते हैं कि इसे बुकमार्क सूची भी कहा जाता है। रोबोट आधारित खोज इंजन द्वारा निर्गत हॉटलिस्ट विषय वर्णनकर्ताओं की प्रासंगिकता की तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि रोबोट आधारित खोज इंजनों द्वारा निर्गत हॉटलिस्ट विषय वर्णनकर्ताओं की प्रासंगिकता की तकनीक का उपयोग करते हैं, जबकि नहीं करते।
इसका मतलब कारण जो हमारा है वो गलत होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में आप टिक करिए। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ही हमारा राइट हो गया। हमने कहा था कि दावा सही है और कारण जो दिया है वो गलत है, यानी यहाँ पे अपन कहते हैं कि रोबोट आधारित खोज इंजनों द्वारा निर्गत हॉटलिस्ट विषय वर्णनकर्ताओं की प्रासंगिकता की तकनीक का उपयोग नहीं करते। समझ गए? ये कारण अगर इस तरीके से होता तो हमारा ए और बी दोनों ही सत्य होते। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इसी राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड बुक के बारे में चर्चा करी है, एक बार फिर से आप लोग देखें। बहुत अच्छी किताब है ये, आप परचेज करेंगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तृतीय चरण है। देखिए, रंगनाथन ने प्रलेख के वर्गीकरण करने के लिए कुछ चरण दिए गए थे। उन चरणों की हम पूरे 9, आपको पता है कि 9 चरण दिए गए थे। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि तीसरे चरण में क्या दिया है ना? तीसरा चरण कौन सा है? तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं, क्वेश्चन को बोर्ड के द्वारा किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है। जरूरी नहीं है जिस पैटर्न में हमें पहले क्वेश्चन मिले थे उसी पैटर्न में हमें आगे भी मिलते रहे। समझ रहे हैं मेरी बात को? कि रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तीसरा चरण कौन सा है? तो यहाँ तीसरे चरण को रट के जाने से बेटर है पूरे 9 चरण हम याद करके जाएं। समझ गए? क्योंकि पूछा जा सकता है 8वां चरण कौन सा है, 7वां कौन सा है, 6वां कौन सा है, तो हम सभी को पढ़ेंगे। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे तो मतलब थोड़ा सा हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, यानी यहाँ में जिसकी पूछी गई है उसी की चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे 9 चरण से रिलेटेड हम एक क्लास को अलग से ले लेंगे जिसमें पूरे 9 चरण किस तरीके से दिए गए थे, किस पैटर्न में, हम विद एग्जांपल्स के साथ में करेंगे तो आपको पूरे 9 चरण अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें, तो मैं आपको इन सभी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उनमें कहाँ कहाँ पे हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कहाँ हमें कम एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनको सिर्फ हम बस क्वेश्चन आंसर पढ़ लें और आंसर से रिलेटेड 2 लाइन पढ़ लें, उससे हमारा सफिशिएंट होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, अब जैसे मान लो यहाँ पूछ लिया कि तीसरा चरण कौन सा है, अब मैं आपको बता के चली जाऊं कि तीसरा चरण ये है, आपको नहीं पता कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, आगे आने वाले कौन से हैं। समझ गए? तो आप पूरे 9 चरण पढ़ें। इतना तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि रंगनाथन ने एक प्रलेख के वर्गीकरण के 9 चरण बताए। ठीक है, पूछा जा सकता है कि रंगनाथन द्वारा एक प्रलेख को वर्गीकृत करने के लिए कितने चरण बताए हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 4-5 ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं कि कितने हैं, तो 9 चरण है, आप ध्यान रखें 9 चरण है। चरण की शुरुआत करी गई है 0 से। समझ गए? 0 जो है यानी 0 पहला चरण लिया है, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर डाला है जिसे हम दूसरा चरण कहें। ठीक है, तो आप यहाँ पता है बोर्ड इस क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन में घुमा देता है, बार बार घुमाता है, तो बच्चे क्या बहुत कंफ्यूज होके ना वहां एग्जामिनेशन हॉल में सोच नहीं पाते कि किस तरीके से हमें यहाँ बोर्ड ने पूछा है। तो आप क्वेश्चन को ना बहुत डीपली पढ़ें, अच्छे से उसे पहले समझें कि इसमें पूछा क्या है, तब उसका आंसर टिक करें। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी हमें किसी भी प्रकार की। तो यहाँ अपन पूरे 9 चरण की बात करेंगे। तो 9 चरण में एक बार मैं यहाँ पे देखो लेके भी आई हूँ, पूरे 9 चरण में आपको दिखाऊंगी। एक बार अपन देखें कि रंगनाथन ने यहाँ पे रूपांतरित शीर्षक, मूल पदों में शीर्षक, मानक पदों में शीर्षक और विश्लेषित शीर्षक, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से आप पहले टिक करने के बजाय पूरे 9 चरण देखेंगे। ठीक है, 9 चरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा। रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने के 9 चरण दिए गए हैं। ठीक है,
9 चरण दिए गए हैं जो निम्न है। आप देखें तो पहला चरण यानी चरण जीरो से शुरुआत करी है और लास्ट जो है हमारे पास चरण 8 यानी 8वां चरण। ठीक है, हम उसे 9 काउंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट चरण जो है वो 0 से शुरू किया गया है। ठीक है, तो चरण 0 में पहला क्या है? रॉ टाइटल। अब देखिए मैंने कहा था आपको कि एक दिन इसी टॉपिक से रिलेटेड हम एग्जांपल्स लेके आपको अच्छे से समझाएंगे, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी माइंड में कि रॉ टाइटल का मतलब क्या होता है, अभिव्यंजक शीर्षक का मतलब क्या होता है, सारपदीय शीर्षक का मतलब क्या होता है। हम उसको जब एग्जांपल्स के रूप में समझेंगे ना, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये चीजें होती क्या है। ठीक है, तो अभी अपन इतनी चर्चा कर लें कि 9 चरण है, 9 चरण कौन कौन से। ठीक है, बस अभी हम इनकी ही चर्चा करेंगे। उसके बाद में कभी किसी एक दिन आके मैं एक क्लास में आपको पूरा अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ में बता देंगे। सबसे पहले जो एक बुक आती है पुस्तकालय में, उस बुक को सबसे पहले अपरिष्कृत शीर्षक के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद में जो सेकेंड चरण होता है वो अभिव्यंजक शीर्षक होता है, यानी एक्सप्रेसिव, ये गलत लिख दिया, एक्सपेंसिव नहीं है वो, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इसे अपन इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान दें, एक्सप्रेसिव। ठीक है, एक्सप्रेसिव टाइटल के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे, यानी अभिव्यंजक शीर्षक के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे। समझ गए? उसके बाद में जो चरण तीसरा चरण है एनालाइज्ड टाइटल। ठीक है, एनालाइज्ड यानी विश्लेषित शीर्षक, तीसरा चरण के रूप में अपन आइडेंटिफाई करेंगे विश्लेषित शीर्षक। फिर चौथा है रूपांतरित शीर्षक यानी ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल, उसे किसी एक मतलब उसमें हम कहें तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मैं कह रही हूं कि उस क्वेश्चन को अपन जब देखेंगे ना तभी समझ पाएंगे। वो एक आधे घंटे की एक वीडियो बनाएंगे, उस पर अपन चर्चा करेंगे कि इसको एक टॉपिक को लेके आएंगे, उससे रिलेटेड हम इन सभी स्टेप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक को अपन किस तरीके से रूपांतरित करते हुए चले जाते हैं, जब लास्ट में जाके हमें उस किताब का एक पर्टिकुलर शीर्षक मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो चरण 5वां है वो है मानक पदीय शीर्षक यानी टाइटल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 6वां चरण है वो नाभि संख्यक शीर्षक है यानी टाइटल इन फोकल नंबर। ये भी सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ इसे फोल नहीं है, ये फोकल नंबर है। ठीक है, फोकल नंबर। चरण 7वां यानी क्लास नंबर, वर्गांक संख्या का निर्धारण करते हैं 7वें चरण में। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ इनमें से बन सकता है कि वर्गांक संख्या का निर्धारण रंगनाथन के प्रलेख के वर्गीकरण के 9 चरणों में से कौन से चरण में दिया गया है? तो 7वें चरण में दिया गया है। ठीक है, चरण 8वां है तो वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। ठीक है, यहाँ अपन को चर्चा करनी है, यहाँ सत्यापन है, मतलब 8वां चरण जो है वो सत्यापन है। देखिए बच्चे जो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं ना, वो इस प्रकार होते हैं कि यहाँ 0 चरण से शुरुआत करी है और ऑप्शन में मान लो पूछा, अभी जो क्वेश्चन अपन देख ही रहे हैं उसे देखो तो रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तीसरा चरण कौन सा है यानी तृतीय चरण कौन सा है। अपन देखें तो चरण जो 0 है उसे अपन पहला काउंट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट को दूसरा, सेकंड को तीसरा और थर्ड को फोर्थ वाला काउंट करेंगे। ठीक है, तो अगर अपन इस तरीके से काउंट करें 1 2 3 4, तो यहाँ चरण 4th स्टेप में आ रहा है एनालाइज्ड। समझ गए? कंफ्यूज हो गए? तृतीय चरण में तो ये आ रहा था टाइटल इन कर्नल फॉर्म, ये फॉर्म है टाइटल इन कर्नल फॉर्म। समझ गए? यहाँ भी कर्नल है बेटा। ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग, टाइटल इन कर्नल फॉर्म। यानी तीसरा चरण जो है हमें दूसरे से रिलेटेड है, यानी दूसरा जो यहाँ पे टाइटल इन कर्नल फॉर्म सीक्वेंस में अगर अपन कहें तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन ऑप्शन में देखो अभी जो क्वेश्चन दिया है उसमें रंगनाथन के अनुसार एक प्रलेख को वर्गीकृत करने का तृतीय चरण कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन में टाइटल इन कर्नल फॉर्म दिया ही नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया ना दिमाग में कि सेकंड वाला नहीं पूछा,
जो चरण दूसरे के नाम पे आ रहा था वो पूछा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पूछता तो ऑप्शन में देता, बोर्ड वाला दिया ही नहीं है, तो हम राइट कौन सा करेंगे, वो तो दिमाग से निकाल ही दिया। अब यहाँ विश्लेषित शीर्षक, यानी चरण तीसरे पे जो आ रहा था इस तरीके से लिख के, एक मिनट, चरण तीसरे पे जो आ रहा था ना, एनालाइज्ड टाइटल, एनालाइज्ड टाइटल, ये विश्लेषित शीर्षक, ठीक है। यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे, तो हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वो राइट होगा 4 नंबर वाला, ठीक है। तो ये प्रलेख को वर्गीकृत करने के 9 चरण बताए थे, 9 चरण हमने इस पीडीएफ में आपको बता दिया है। इस स्लाइड में देखें तो यहाँ पूरे 9 चरण दिए हैं। इन 9 चरण को आप इसी सीक्वेंस में याद कर लें, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है यहाँ से, ठीक है। पूरे 9 चरण आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो अपन इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहला है रॉ टाइटल, RE, टाइटल इन कर्नल फॉर्म यानी के लगा सकते हैं, ठीक है, कर्नल फॉर्म। इसके बाद एनालाइज टाइटल यानी ए लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, रेखा, रेखा पढ़ लो, एच तो आना ही नहीं है तो रेखा, ठीक है। इसके बाद में आया ट्रांसफॉर्म्ड टाइटल, टाइटल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, टाइटल इन फोकल नंबर, TSF, है ना। इसके बाद में आया TSF, फिर क्या है, क्लास नंबर और वेरिफिकेशन, TSF CB, ठीक है। टाइटल इन स्टैंडर्ड फॉर्म और ट्रांसफॉर्म टाइटल और टाइटल इन फोकल नंबर, ठीक है। इन तीनों को अपन TQ में भी बात कर सकते हैं। देखिए TQ में पहला है ट्रांसफॉर्म टाइटल, दूसरा है टाइटल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तीसरा है टाइटल इन फोकल नंबर। तो अपन को थोड़ा सा क्या TQ लेंगे तो अपन को ये पता नहीं चलेगा कि फोकल नंबर पहले है या स्टैंडर्ड फॉर्म पहले है, समझ गए। तो TSF में अगर कोई याद कर सके तो TSF में याद कर ले। अगर सीक्वेंस में पता है कि TSF दिमाग में रहेगा तो अपन TQ में तुरंत से लगा पाएंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म पहले है और फोकल नंबर बाद में है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इस थोड़े से इस फॉर्मूले को याद करें तो हमें ये याद हो सकते हैं पूरे 9 चरण, समझ गए। किसी दिन हमें इसे पूरा एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि इनमें रो टाइटल में क्या होता है, एक्सपेंसिव में क्या होता है, कर्नल फॉर्म में क्या होता है। इनको अगर हम एक एग्जांपल के साथ में समझ लेंगे ना तो फिर कोई बच्चा नहीं भूलेगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। अपन चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता। बौद्धिक संपदा को इन चारों में से कौन सा सुरक्षित नहीं करता, यानी इसकी जो सिक्योरिटी है वो कौन सा नहीं देता, इन चारों में से आपको बताना है, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स बौद्धिक संपदा को समझते होंगे कि बौद्धिक संपदा होता क्या है, ठीक है। बौद्धिक संपदा को सुरक्षित कौन सा नहीं करता, इन चारों में से अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहें तो इसकी एक डेफिनेशन के रूप में हम देखें बौद्धिक संपदा को क्या होता है। बौद्धिक संपदा को इंग्लिश में सभी को पता होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट नाम से भी एक सुना होगा आपने, बौद्धिक संपदा सुरक्षित अधिनियम, ये सभी को पता होगा मेरे ख्याल से कि ये होता क्या है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा सृजित किसी संगीत, कला, प्रतीक, खोज या चित्र आदि की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। यानी मान लो मैंने कोई किताब लिखी है तो मैं उस किताब की सुरक्षा प्रदान करूं, किस तरीके से, मेरे पास है क्या चीजें ऐसी जो मैं उस किताब को प्रोटेक्ट कर सकूं कि मेरा भाई उस किताब पे किसी का अधिकार नहीं है, मेरा है। यानी कोई मान लो कि किसी ने एक
मतलब एक गाना बनाया तो उसपे उसी का अधिकार होगा, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अगर उसे हम एक ही लाइन में कहें तो किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा सृजित किसी संगीत, कला, प्रतीक, खोज या चित्र आदि के लिए सुरक्षा प्रदान करना होता है, जिसे डेटा एन्क्रिप्शन, डिजिटल वाटरमार्क और अनूठा एन्कोडेड लाइसेंस, इन तीनों के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। चलिए समझ आ गया ये क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता? तो मैंने क्या बताया था अभी, पूरी बौद्धिक संपदा की आपको डेफिनेशन बताई है, उसमें आप लोगों को पता चल ही गया है कि डेटा एन्क्रिप्शन, डिजिटल वाटरमार्क और अनूठा एन्कोडेड लाइसेंस द्वारा बौद्धिक संपदा को सुरक्षित किया जाता है। यहाँ जो ऑप्शन है 4 नंबर प्लग इन्स, इसके द्वारा कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। प्लग इन्स का मतलब क्या होता है? प्लग इन्स जो शब्द है वो क्या है, आप लोग समझते हैं उसको? यानी प्लग इन्स जो है वो सूचना को जोड़ने से संबंधित है, यानी सूचना के ऊपर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता। प्लग इन्स सूचना को सिर्फ जोड़ सकता है, प्लग इन्स के द्वारा सूचना को जोड़ा जा सकता है। समझ गए? तो यहाँ प्लग इन्स जो शब्द है उसका बौद्धिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो 4 नंबर राइट होगा। ठीक है, प्लग इन्स जो है वो किसी सूचना को जोड़ सकता है, यानी कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, सिर्फ जोड़ सकता है। सुरक्षा जो प्रदान की जाएगी वो डेटा एन्क्रिप्शन, डिजिटल वाटरमार्क और अनूठा एन्कोडेड लाइसेंस द्वारा ही किसी बौद्धिक संपदा को सुरक्षित किया जा सकता है। समझ गए?